आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारतीय बैंक्स बिक जाएंगे? एक दिन बिक जाएगा। वैसे आजकल कुछ और ही वायरल है, एक दिन मर जाए, आगे मैं नहीं बोलूँगा। तो जो इंडियन बैंक्स हैं, एक समय मुझे याद है जब मैं बैंक्स का एग्ज़ाम दिया करता था तो एनपीए बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो आरबीआई बहुत सारे प्लान्स लेके आया था। 2010, 12, 14 में तो 10 लाख करोड़ के करीब एनपीए हो गए थे। जो हमारे 20 से ऊपर सरकारी बैंक्स हैं, पहले तो एसबीआई के भी 5 एसोसिएट्स होते थे, बाद में उसको मर्ज कर दिया गया। एसबीआई का अलग एग्जाम होता था, मज़ा आती थी यार उस समय। ठीक है, तो अब तो एसबीआई का एक ही एग्जाम होता है। तो भाई बहुत ज़्यादा लोन्स है। फिर उसके बाद बहुत सारी स्कीम्स लाई आरबीआई, काफ़ी मैकेनिज्म उसने टाइट किया, और फिर हम देखते हैं कि एनपीए कम हुए। और अब दोस्तों मात्र 2.5 लाख करोड़ के आसपास ही है, मतलब 3 लाख करोड़ के आसपास एनपीए। अब ये भी बहुत ऐसा नहीं है कि एनपीए जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जब कोई 3 साल तक लोन ही ना दे पाए तो एनपीए घोषित कर दो। एसेट काहे का है बे, है ना। सारफेजी एक्ट और पता नहीं कितने एक्ट तो हैं उसको रिकवर करने के लिए, बट एक बार गए पैसे। देखो बैंक का कंसेप्ट समझो, बैंक सबसे शानदार चीज़ है, क्योंकि बैंक जो पैसा बना रही है वो उसका है ही नहीं। तुमसे वो 10 रुपये ले रही है, समझ रहे हो। तुमसे वो 10 रुपये ले रही है और बोल रही है कि तुमको हम 12 रुपये देंगे, तुम्हारे पैसे। और फिर तुम्हारे पैसे को उसने लगा दिया मार्केट में, 15 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। इन 15 रुपये में से 12 रुपये तुमको दे दिए, 3 रुपये खुद के ले लिए, और वो भी 12 रुपये तुम बैंक के पास ही रखोगे। तो बैंक का ही तो प्रॉफिट हो, तो बैंक से बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। और बैंक जैसे इंडिया में, इंडिया के बैंक हमेशा चलेंगे, फॉरेन के बैंक डूबते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेविंग का कल्चर ही नहीं है। वहाँ पे कोई सेव नहीं करता, वहाँ पे सब सरकार खर्चा उठाती है। आप देखते हो ना, इतने जो गोरे हैं वो मस्त टहलते रहते हैं, बूढ़े होके टहलते हैं। क्यों? सब स्टेट खर्चा दे रही है भाई। वो सारा खर्चा अमेरिका का है, यूरोप का है। हमारे ऐसा कुछ नहीं है। अभी अपना कैसा पैसा खर्च करना पड़े तो इनके लाले पड़ जाए। ठीक है, अब ये ड्रॉबैक है, लेकिन इंडिया का एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इनका सेविंग कल्चर है। हम सेव करते हैं, और सेविंग से ही जो है आप अपना एम्पायर बनाते हो। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। रिच डैड पुअर डैड या फिर साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये बहुत शानदार किताबों का मैंने रिव्यू, तो उसमें सेविंग्स पे ही है। जितने भी आप एंटरप्रेन्योर हो, कहते हैं आप सेव करिए, जितना हो सके सेव करिए। 100 रुपये कमा रहे हैं तो 40 रुपये, कम से कम 40 रुपये आपके सेव होने चाहिए। और अगर नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल ही सेविंग नहीं, आप क्रेडिट पे ही चलो, उधार पे चल रहे हो, तो आप बहुत बड़े खतरे में आप टिक नहीं पाओगे। इसीलिए यूरोप अमेरिका डूब जाते हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, सब उधारी है, आज नगद कल उधार। तो इंडिया के बैंक्स ने, भले ही एनपीए बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे ये वर्ड से बड़ा दिक्कत है। ये एनपीए क्या होता है? उधारी एसेट। वाह, यहां पे कोई उधार लेके चोर हो गया वो। अबे चोर बोलो उसको, एसेट है वो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्म नहीं करे तो भी एसेट है वो। कमाल की बात है। एआई टूल्स का हमारा बहुत ही शानदार कोर्स आप अवेल करें। एआई टूल्स 60 कूपन कोड यूज करें। 400 रुपये का एक कोर्स मिल रहा है, अभी 450 सीट्स बची हुई हैं, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। सर्टिफिकेशन कोर्स है, टोटल 25 लेक्चर्स हैं, 25 लेक्चर्स। तीसरा एआई का कोर्स तबाही मचाने के लिए तैयार है, तो इसको फटाक से ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो अब दोस्तों क्या है कि देखिए, क्योंकि हमारा जो एनपीए है वो 10% से सीधा 2.5% पे आ गया पिछले 4 सालों में, और 3 लाख करोड़ के आसपास आया है। 10 लाख करोड़ से फिर 6 लाख करोड़, फिर अब वो 3 लाख करोड़ पे है। लेकिन फिर भी दोस्तों, अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडियन बैंक्स में बढ़ता जा रहा है। अब सरकारी बैंकों पे तो कोई खतरा नहीं है। वैसे सरकारी बैंक भी, इंडियन बैंक्स फेल हुए, येस बैंक फेल हुआ, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं। वो जो कोऑपरेटिव बैंक था वो फेल हुआ। अब दिक्कत है भाई, जब बैंक फेल होता है तो हम सब जाते हैं, क्योंकि सोचिए आपकी पूरी जमा पूंजी बैंक में है, और एकाएक अगर बैंक फेल हुआ तो आप, भले ही आपके 1 करोड़ रुपए हो, लेकिन आप निकाल 2,000 रुपये सकते हो। हाँ, गए काम से। बहुत सिंपल तरीके से मैं चीज़ें, कोई भी टेक्निकल वर्ड्स का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एफडीआई जो है, नेट एफडीआई कम हुआ है, बट बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस और एनबीएफसी सेक्टर में ना ये एफडीआई आ रहा है। देखिए हमारा जो एनबीएफसी सेक्टर है, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनबीएफसी जो सेक्टर है ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए हमारे 140 करोड़ की जनता में से खाली 15 से 16 करोड़ को ही हम टारगेट कर रहे हैं। पीएम मोदी चुन के आए, पीएम मोदी ने जनधन योजना शुरू कर दी, जीरो बैंक अकाउंट, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया रही। ठीक है, वो बहुत शानदार, कम से कम बैंक अकाउंट तो खुला तुम्हारा। तो भाई ये जो देखिए बैंकिंग का अगर आप इतिहास देखो तो 1947 के बाद से जब बैंक जो भी हुए
वो खाली एलिट लोगों के लिए, वो सरकारी बैंक नहीं थे। बैंक जाने का मतलब है तुम बहुत अमीर आदमी हो, क्योंकि उस समय होते थे साहूकार, उन्हीं के पास जो गरीब थे वो पैसा लेते थे। बैंक जब खुले, जब भारत में बैंकिंग रेवोल्यूशन हुआ थैंक्स टू इंदिरा गांधी, तब 1969 में एक के बाद एक बैंक को नेशनलाइज करना शुरू किया, तो फिर गरीबों ने पहली बार बैंक देखा। ये अजीब बात है कि आज़ादी के हम भले ही सोशलिस्ट कह रहे थे, लेकिन हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे थे। 20-22 साल बाद जो है वो लोगों, मिडिल क्लास और गरीब लोगों ने बैंक देखा कि अच्छा ऐसा होता है बैंक, वरना खाली अमीर लोगों के लिए बैंक होता था। और अभी भी दोस्तों आपको गांव में बैंक नहीं मिलेंगे, रूरल बैंक्स हैं, लेकिन कितना आरआरबी आप खोल लोगे। एनबीएफसीज जो है ये बहुत उभरता हुआ सेक्टर है, हालांकि इसके रिस्क भी है, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपने पैसा दिया वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। बैंक आपका पैसा खाली लोन से कमा रही है, इंटरेस्ट से कमाती है, बस वो इंटरेस्ट से पैसा कमा रही है, समझ रहे हो। और सबसे इनका इंपॉर्टेंट लोन होता है कि लोन ले लो, लेकिन फिर भी। तो अब यहां पे एफडीआई जो है बैंकिंग, इंश्योरेंस और एनबीएफसी सेक्टर में बहुत ज्यादा आ रहा है। अब सरकारी बैंक तो नहीं बिकेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकारी बैंक है तो सरकार बोले कि हाँ बैंक बेच दो। कोई इतना ही खतरनाक बैंक, अब हालांकि एलआईसी का भी अब जैसे स्टेक्स बेचे जा रहे हैं बहुत सारे। भाई देखो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है, और मुझे लगता है प्राइवेटाइजेशन कोई बुरी बात नहीं है, बट ठीक है रेगुलेटेड फॉर्म में हो तो सही है। सरकार को अपना होल्ड रखना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादातर चीज़ें आप प्राइवेट को दे दो तो उससे सर्विस अच्छी होती है ना। भाई देखो अभी मैं एसबीआई में गया, यहाँ पे एसबीआई में आलमबाग ब्रांच है। अब मुझे एसबीआई बहुत प्यारा बैंक लगता है, लेकिन उनका स्टाफ मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। एसबीआई का जो सॉफ्टवेयर है या जो योनो एसबीआई बहुत बढ़िया है, उनकी जो सिस्टम है बढ़िया है। अब मेरा इंटरनेट प्रोफाइल पासवर्ड मैं भूल गया, 4 दिन हो गए, उन्होंने कहा था 1 घंटे में कर दे, अभी तक हुआ नहीं है। आप समझ रहे हो, रिंकू जी हैं वहां पे तो मैं वही बता रहा हूं कि ये चीज बड़ी दिक्कत की बात है। कहीं ना कहीं हमको इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। फिर उसके बाद भले ही हमारे जो सरकारी बैंक है, जो हमारे गवर्नमेंट बैंक है, उनका तो अभी ऐसा नहीं कि वो उनके स्टेक्स बेचे जा रहे हैं या, लेकिन हाँ जो प्राइवेट हैं बिल्कुल, जैसे ब्लैकस्टोन की बात करें, फेडरल बैंक बहुत बढ़िया बैंक है केरल का, ठीक है। तो ब्लैकस्टोन 9.99% आपका फेडरल बैंक पे स्टेक है, लगभग 6200 करोड़, 6200 करोड़, 196 करोड़। फिर बेन कैपिटल ने, इन्होंने मनापुरम फाइनेंस, गोल्ड लोन के लिए जाना जाता है, ये 18% इसमें स्टेक है, 18% जो अच्छा खासा है, 4385 करोड़। अब ये दुबई एमिरात एनबीडी 60% इन्होंने, मतलब पूरा बैंक ही खरीद लिया इन्होंने, आरबीएल बैंक को खरीद लिया। अब ये दुबई का हो गया है $3 बिलियन, 3 बिलियन 24,000 करोड़। फिर सुमितोमो मित्सुई बैंक कॉर्पोरेशन जापान, 25% स्टेक है इनका येस बैंक में। अब येस बैंक तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, $1.6 बिलियन है ना, लगभग 15,000 या 16,000 करोड़। तो ये बहुत अच्छा खासा पैसा है जो कि हमारे बैंक्स में आ रहा है। अब अभी तक ये खाली प्राइवेट बैंक्स में ही आ रहा है, सरकारी में भी आ रहा है, ऐसा नहीं। ज्यूरिक इंश्योरेंस है, कोटक जनरल इंश्योरेंस में 70% इन्हीं की हो गई, स्विट्जरलैंड की कंपनी, 70% स्टेक है भैया, $670 मिलियन। इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी अबू धाबी $1 बिलियन उन्होंने सम्मान कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, जिसको इंडिया बुल्स हाउसिंग भी पहले बोला जाता था। देखिए ये हाउसिंग सेक्टर जो है ना, ये अभी बूम आ रहा है। टियर 1 सिटीज हो गई डेवलप, भूल जाइए उनको, आपको मुंबई चेन्नई नहीं, लेकिन जो टियर 2 सिटीज है, लखनऊ हो गया, अहमदाबाद हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, ये चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई तो खैर चलिए टियर 1, तो ये जितने भी बड़े शहर है ना, यहाँ पे एक हाउसिंग बूम आ रहा है, एक इन्वेस्टमेंट बूम आ रहा है। फिर टियर 3 टियर 4 की भी बारी आएगी, ऐसे ही डेवलपमेंट होगा। फेयरफैक्स कनाडा, आरबीआई अप्रूवल, मेजॉरिटी सीएसबी बैंक पे इनकी है, 40% कैप भी हटा दी इन्होंने। तो ये शिफ्ट है कि भाई पहले को प्रोटेक्ट, कि भाई इंडियन प्रमोटर जो है वही डोमिनेट करेगा, भारतीय जो है वही इसमें आएंगे। लेकिन अब भूल जाइए, हमको चाहिए पैसा, मनी और अच्छी सर्विस। एनपीओ को कम करना है, मुझे इसमें कोई बुरी बात नहीं लगती, लेकिन देखिए इसके ड्रॉबैक्स हैं। वंस यू इन्वॉल्व इन मनी ट्रांजेक्शंस, जो भी हो भाई, सब पैसे का ही तो खेल है। इस दुनिया में हर कोई कमाने में लगा हुआ है, लेकिन पैसे से चीज़ें मैनिपुलेट की जा सकती हैं। अब आप इन पे बाहर स्टेक्स पे, लेकिन अगर आप वो डूबेंगे तो आप भी डूबेंगे। यानी कि भाई हम अमेरिका जो हाउसिंग क्राइसिस आया, अमेरिका में जो रिसेशन आया, जो आज तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस रहा है, उसमें ग्रेट डिप्रेशन के बाद डेफिनेटली, तो उसमें हुआ क्या, उसमें इंडिया बच गया। आईसीआईसीआई बैंक लगभग जो है प्रॉब्लम आ गई थी, बट वो बच गया, इंडिया पे कोई आंच नहीं आई। आइसलैंड बैंकरप्ट हो गया, ग्रीस खत्म हो गया, सबने अमेरिका में इन्वेस्ट करके रखा था और सबके एफडीआईज थे।
तो जाहिर सी बात है जब आप इनसे जुड़ते हो तो रिस्क भी आता है, लेकिन जितना ज़्यादा रिस्क गुरु उतना ज़्यादा गेन। यही है रीत दुनिया की। तो मैकिंजी एंड कंपनी की बात करें तो इंडियन बैंकिंग ने नेट इनकम, आप देखिए, आप प्रॉफिट छोड़िए, प्रॉफिट का यहाँ गेम ही नहीं है, इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट, कोई स्टार्टअप प्रॉफिटेबल नहीं है। इनकम देखो कितना पैसा आ रहा है, प्रॉफिट कैसे हो सकता है, हमको पैसा देखना है, कस्टमर कितने आ रहे हैं, $46 बिलियन। और ये तो अभी है कि जब आपका 70 to 80% मार्केट अनएक्सप्लोर्ड है। कितने लोग इंश्योरेंस कराते हैं भारत में, वो तो भूल जाइए। और वो कैसे होगा, वो यही लोग करेंगे आगे। बाहर की जो कंपनी पैसा डाल रही है वो इसीलिए डाल रही है कि घर घर तक पहुंच जाओ, बैंकिंग सर्विसेज लेके गांव गांव में पहुंच जाओ और मजा दिला दो। तो 31% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये ग्रो कर रहा है। और भारत का बैंकिंग सेक्टर इतना प्रॉफिटेबल कभी नहीं रहा भाई, जाहिर सी बात है। अभी शेयर मार्केट है डाउन, तो ये बैंकिंग सर्विसेज में उछाल आएगा ही आएगा, बॉन्ड मार्केट में उछाल आएगा ही आएगा, है कि नहीं। और अब देखिए, नीरव मोदी को छोड़िए, विजय माल्या को छोड़िए तो नहीं वैसे, लेकिन 3-4 को आप छोड़ दें तो उसके बाद बैंक बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। अब आपको बहुत बड़े बड़े स्कैम नहीं दिख रहे हैं, पर्दे के पीछे होते रहते हैं। तो एम्पल लिक्विडिटी है, पैसा खूब भर भर के आ रहा है और ये बैंकिंग सेक्टर में ही आ रहा है, और स्ट्रांग कैपिटल लेवल से। इसमें आरबीआई का बहुत बड़ा योगदान है, मैं आरबीआई को सल्यूट करूंगा। पहले रघुराम राजन ने नींव रखी, फिर उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, मैं इनको सल्यूट करता हूं क्योंकि इन्होंने, आरबीआई ने बहुत बढ़िया पॉलिसी अपनाई है, समझ रहे हो। और क्रेडिट रिस्क भी अब आपका बहुत ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन स्टिल बैंकिंग सेक्टर अभी अंडर वैल्यूड है। अब अंडर वैल्यूड तो भाई भारत की हर एक चीज़ है, मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड तो भारत का टूरिज्म मार्केट है। उसको पता नहीं कब सरकार जो है वो, भाई बिहार में अच्छा खासा टूरिज्म आ सकता है, पूरी दुनिया से अब बिहार में, लेकिन अब क्या हो रहा है वहाँ पे देखिए। अभी चुनाव में तो भाई दिल से चाहता हूँ जन स्वराज जीते, लेकिन अब देखो क्या होता है, कम से कम कुछ तो चेंज आया वहाँ पे। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, लेकिन अभी भी अंडर वैल्यूएशन है, और वो धीमे धीमे ही सही होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब बैंकिंग जो है वो भारत की बैंकिंग, चलो भाई और भी मार्केट्स हैं, लेकिन हाँ अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा उन मार्केट्स में। और अब मार्केट हो गए डेवलप, उनका आ गया सैचुरेशन पॉइंट, चाहे वो यूरोप हो, साउथ अमेरिका तो खैर भूल जाइए, चाहे वो अमेरिका हो या तो इंडिया जो है, चाइना तो क्लोज्ड है, इंडिया बचा, जापान अपान सिंगापुर सब जगह सैचुरेशन आ गया, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। तो धीमे धीमे इनकी वैल्यूएशन भी बढ़ेगी, लेकिन वही बता रहे हैं कि क्यों फॉरेन जाइंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब भाई सिंपल सी बात है, पैसा ज़्यादा मिलेगा, और क्या, पैसा ज़्यादा मिलेगा इसीलिए तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्रेडिट डिमांड बहुत है भाई, क्योंकि भारत का जो एसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है, भारत का स्टार्टअप इको कल्चर सब बढ़ रहा है। और अब पैसा जो है कंपनीज बढ़ा नहीं रही है, लोन लाओ भाई, या तो आपके पास अच्छी खासी सेविंग्स हो, वो नहीं हो रहा है। एक नया क्लास उभर रहा है, मिडिल क्लास, लेकिन देखो टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, पैसा बचता नहीं तो लोन ही लेंगे। ये एक कहते हो ना कि डिस्गाइज ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, कि चलो सरकार ने बहुत मारी है लात तो बैंक ने पकड़ा हमारा हाथ, क्या बात है, राइमिंग। तो स्ट्रॉन्ग क्रेडिट डिमांड है, रिटेल कंज्यूमर की लाइन लगी हुई है, हर कोई अपना बिजनेस, देखिए जो बिजनेस था वो खत्म हो रहा है, अब सब जा रहा है ऑनलाइन। और जब आपको ऑनलाइन जाना है तो आप इनको बैंक की आवश्यकता है, हर चीज़ बैंक से, यूपीआई बढ़ता जा रहा है, ऑनलाइन पेमेंट्स बढ़ती जा रही है, करेंट अकाउंट बढ़ते जा रहे हैं, हर किसी को अब एंटरप्रेन्योर बनना है भाई, और हर किसी को इसमें मैंने बताया ना कि इन सब की आवश्यकता है। फिर टैरिफ हिट सेक्टर में काफ़ी लो एक्सपोजर, और ये जो इंडियन फर्म्स है ना, ये बहुत बड़ी डी लेवरेजिंग एमंग इंडियन सेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा, देखो भाई जितने भी टैरिफ हिट सेक्टर्स हैं ना वो हिट हुए हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपोजर है लो। फिर उसके बाद जो इंडियन फर्म्स है भाई, हम उनसे क्यों लेवरेज करें अगर ये सारी चीज़ें हो रही है। 400 मिलियन अंडर बैंक पीपल है, और जो रॉबस्ट इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन, गरीबों को हम ला रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, ठीक है। तो बात ये है कि ये जो आप देख रहे हो ना भाई, ये तो अभी एक बहुत ही छोटा आंकड़ा है, अभी तो आगे जाके और बढ़ेगा। आज भैया हर किसी मोबाइल बैंकिंग, मतलब मोबाइल में बैंक है, अगर आपका मोबाइल गया तो खाए। और देखिए अभी जैसे अभी मैं एसबीआई की बात करता हूँ, अब छोटी छोटी बात के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ता था, अब सब ऑनलाइन हो जाता है, मैंने केवाईसी ऑनलाइन करा लिया। तो ये जो डिजिटल, रैपिड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, और जो मतलब अब गांव में भी आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा अपने फोन पे काम करा लेगा, लोन तक फोन पे मिल रहा है। तभी मैं बता रहा हूं ना, एनबीएफसी का मार्केट बहुत बड़ा है, और इसीलिए एक के बाद एक एनबीएफसी खुलती जा रही है, लगातार ग्रोथ आती जा रही है। प्रोजेक्टेड जीडीपी जो है आरबीआई बता रहा है 6.8% से बढ़ेगी, तो भारत एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है यहाँ पे। फिर रेगुलेटरी ईजिंग, भाई ये सरकार ने देखा 100% फॉरेन ओनरशिप पिछले बजट में कर दी कि इंश्योरेंस में आओ,
जितना होना चाहे, जितना इन्वेस्ट करना चाहे हो। आरबीआई 20% की कैप हटा के 74% कर दिया प्राइवेट बैंक्स में। और एफपीआई की बात करें तो भैया इस समय एचडीएफसी बैंक भी इन्हीं का ही है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का 48.39 लगभग, समझ रहे हो। और एचडीएफसी ये डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये 3 बैंकों ने भारत की इकोनॉमी को कंधे पे उठाया है। बैंक डूबेगा तो सब डूबेंगे, याद रखिए। तो ग्लोबल फर्म्स जो हैं वो भारत को ओनली लार्ज एशियन मार्केट देख रहे हैं, जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमको दिख रही है, क्रेडिबल रेगुलेशन और स्केल ऑफरिंग। अब ऐसा नहीं कि बैंक बिकेंगे, बैंक बिकने का मतलब यही है कि स्टेक्स बढ़ता जाएगा। अब देखिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, बैड लोन्स खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसे ही चलेगा तो अगले 10-15 सालों में बैड लोन्स खत्म ही हो जाएंगे। आईबीसी, ये भाई बहुत बढ़िया रेजोल्यूशन, लगातार जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड है, ठीक है। अब आप दिवालिया घोषित तो कोई बात नहीं, बैंक आपके साथ है, बैंक आपको उठाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ट्रबल्ड इंस्टीट्यूशन है, जैसे यस बैंक वाला हिसाब किताब रहा है ना, तो अब वहां पे भी इन्वेस्टमेंट आया और अब यस बैंक भी उड़ रहा है। बैंक डूबा नहीं, बड़ी बात यह है कि बैंक डूबे नहीं, बैंक खड़े हो गए, वो गिरे और खड़े हो गए। ये इतनी तो ये सब मार्केट देख रहा है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा है। फिर एनबीएफसी जो है, दे आर ऑल्सो नाउ फाइनेंशियली हेल्दियर। एक समय पे एनबीएफसी तो ऐसा लग रहा था कि चलेंगे भी कि नहीं, जब शुरुआत में आए थे ये अर्ली 2000 में 2010 में ऐसा लग रहा था कि भाई इनका भविष्य ही बहुत बेकार है। लेकिन आज देखिए आरबीआई और सेबी ने बहुत ही टाइट ओवरसाइट की है। मैं बता तो रहा हूं, होने से सब होता है। अब आप ऐसे नहीं है कि बैंक आके खोल दिया आपने, फ्रेट एंड प्रॉपर क्लियरेंस, फिर कैपिटल एडिक्वेसी अलाउंस, कंप्लायंस, ये सब चीजें हमको देखने को मिली। लेकिन स्टेक है, सबसे पहली बात डिसीजन आपका नहीं है मेरे भाई। पैसा ही ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी, 10 तक पासेज जो इशू किए गए थे ना बंगाल द्वारा, तबाही मचा डाली थी उन्होंने। हालांकि कोई रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर रही है, लेकिन भाई पैसे का कंट्रोल तो इनके हाथ में है, डिसीजन का कंट्रोल इनके हाथ में है। ग्लोबल शॉक्स, वो डूबेंगे तो हम भी डूबेंगे, जापान डूबेगा तो, और जापान अमेरिका पे डिपेंडेंट है उनकी इकोनॉमी, समझ रहे हो। फिर कंपटीशन भी होगा भाई, देखो सरकारी बैंकों पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन दिक्कत तो रहेगी। तो एक बैलेंस होना पड़ेगा। बट यहां पे पैसा तो आ रहा है, नो डाउट, और पैसा सही है। $7 ट्रिलियन की जीडीपी हम टारगेट कर रहे हैं 2030 तक। हम डेवलप्ड इंडिया की बात कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म है, ये आज हमको नहीं, जैसे कहते हैं ना कि असली वेल्थ जो है, अरे वो कौन है, वॉरेन बुफे की, वो तो 40 साल के बाद आई। उन्होंने जिन स्टॉक्स पे पैसा लगाया था उनको 20-20 साल बाद ऐसा रिटर्न मिला। तो ये लॉन्ग टर्म बेट है, लेकिन वही है कि इसके भी चैलेंज होते हैं। अब आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी यही है कि हमारा एआई का कोड बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ आप जो है हमारे बहुत ही हमने खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल बनाया ट्रैवलिंग का, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।